This is section C, consists of 20 marks and attempt all questions. Mark for each questions are 5, mean times 4 equal to 20. Mean you have to attempt 4 questions and each question consists of 5 marks. It will give you 20 marks. Question number 1. Question number 3. Briefly explain human-computer interaction HCI in terms of usability. You have to explain the usability, common problems, method for improvement, ethical and social impacts, economic and environmental implication. Provide relevant example for each aspects. Usability system should be easy to learn. Number 1 point. Efficient. Number 2 point. And simple to use. कि किसी भी सिस्टम में ये 3 काम होंगे तो हम कहेंगे कि इसमें यूजिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, अ मोबाइल ऐप विद क्लियर आइकन्स इंप्रूव नेविगेशन. उसमें अगर क्लियर आइकन्स होंगे, user can see it easily, user can use it without any difficulty, we can say this app consists of usability trends. Second point is B point. Common problem users face confusing layout. जो common problems यूजर की होती है ना, वो लेआउट की होती है कि वो लेआउट यूजर कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज हाउ टू यूज दैट वन. अनक्लियर बटन्स भी उसके क्लियर नहीं होते. एंड पुअर डिजाइन. और इसमें भी तीन पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए. कंफ्यूजिंग लेआउट होता है, अनक्लियर बटन होते हैं और पुअर डिजाइन होता है. और इसकी एग्जांपल क्या? अ वेबसाइट विद अ पुअर मेन्यू स्ट्रक्चर मेक्स टास्क हार्डर. अगर ऐसी वेबसाइट होगी जिसका स्ट्रक्चर बहुत पुअर होगा तो उसमें कोई भी काम करने में वो क्या होगा, वो डिफिकल्टी आएगी. The third point is methods for improvement. Designer use user testing, prototypes, and feedback to improve the interface. Example testing an app before release. अब हम इसको कैसे मेथड्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, यानी कि HCI यूजिबिलिटी को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए पॉइंट ये दिया गया है कि डिजाइनर को चाहिए कि वो टेस्टिंग करे, इसकी यूजर टेस्ट करे अच्छे तरीके से. प्रोटोटाइप ले. प्रोटोटाइप से ये मुराद है कि इससे मिलती जुलती कोई और एप्लीकेशन यूजर को शो करवाए और उससे फीडबैक ले. वो देखे कि उसका कलर ठीक है, उसके फॉन्ट साइज ठीक है, उसके बटन सही है, मेन मेन्यू सही तरीके से काम कर रहा है. तो वो इस तरीके से क्या होगा, यूजर उसको इनपुट देगा. यानी प्रोटोटाइप से उससे इनपुट ले एंड फीडबैक, और फिर वो फीडबैक ले, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करने के बाद उसका फीडबैक ले कि वो कैसे यूज में कैसे आती है. क्योंकि डिजाइनर ने अपने लिहाज से तो ठीक कर बना देते हैं, लेकिन इसको यूजर क्या डिफिकल्टी फेस करता है उसको इंप्रूव करना मैटर होता है. नेक्स्ट पॉइंट, number 4th, that is D point, ethical and social impacts. HCI ensures technology is safe, fair and inclusive. Okay, हर किसी में 3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं. HCI ensure technology is safe होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए. एग्जाम्पल, एडिंग स्क्रीन रीडर सपोर्ट फॉर विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स. ऐसे यूजर होते हैं जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, यानी कि वो सही तरीके से उसको देख नहीं सकते. तो उनके लिए क्या होना चाहिए, स्क्रीन रीडर होना चाहिए, यानी कि वो रीड करके बता दे क्या लिखा हुआ उसमें. ठीक है. और इसका 5th पॉइंट जो कि ई पॉइंट है, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल implication. Good HCI reduces training costs,
and increases productivity. बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है इसमें। क्या लिखा है कि जो एक अच्छा डिजाइन होगा उससे क्या होगा, ट्रेनिंग कॉस्ट रिड्यूस की जाएगी, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है किसी ट्रेनिंग की, क्योंकि वो डिजाइन ही बहुत इजी तरीके से बनाया गया है। तो इसलिए क्या क्या होगा, रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट होगी एंड इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, और उसकी आउटपुट बढ़ेगी कि उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे और उसमें एफिशिएंसी आएगी। Efficient system use less energy. For example, a simple interface lowers support cost. ये किसकी एग्जांपल है? A simple interface lower support cost. कि अगर से जितना इंटरफेस सिंपल होगा उतनी उसमें कॉस्ट कम आएगी। Question number 3, alternative question. Explain the concept of minimum viable product, that is called MVP, and its role in business validation with an example. Concept of MVP. In MVP is the simplest working version. कौन सा? सिंपल हो और वर्किंग वर्जन हो, यानी कि वो यूटिलाइज हो रहा हो, वो काम हो रहा हो उस पे, ऑफ अ प्रोडक्ट विद एसेंशियल फीचर्स ओनली, ऑफ अ प्रोडक्ट विद एसेंशियल फीचर्स ओनली। आपको पता है कि प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? प्रोडक्ट वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए नहीं डिजाइन किया जाता है, ओवरऑल जनरल पब्लिक के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीजें किसी एक स्पेसिफिक पीपल के लिए तो डिजाइन ही ना की गई, जनरल पब्लिक यूजर के लिए यूज किया गया ना, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अगर प्रोजेक्ट जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करने के लिए बनाया गया हो उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट। Second point is it helps companies test ideas quickly before spending large development costs. तो इससे क्या होता है, कंपनी को एक आइडिया मिल जाता है कि इस प्रोडक्ट में वर्किंग किस तरह की है, वेदर ये प्रोडक्ट उनके लिए सपोर्ट करेगी या नहीं, ये उनके लिए फिजिबल होगी या नहीं होगी, ताकि वो ये ना हो कि वो पहले इसको बनवा ले, बाद में पता चले वो उनके काम की नहीं है, तो इसलिए उसका क्या होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट बच जाती है ऐसे करने से। थर्ड पॉइंट इज MVP reduce risk time and cost by validating user needs early. तो इससे क्या होता है कि MVP रिड्यूस रिस्क, रिस्क किस चीज का रिड्यूस हो जाता है, इस चीज का रिस्क रिड्यूस हो जाता है क्योंकि कस्टमर ने वो एप्लीकेशन, वो प्रोडक्ट पहले से ऑलरेडी देखी होती है और वो कहता है कि मुझे इसी तरह की प्रोडक्ट चाहिए विद स्मॉल चेंजेस के साथ, टाइम, और उसका टाइम भी बच जाता है। यानी कि ये नहीं होगा कि पहले प्रोडक्ट डिजाइन करें और डिजाइन करने के बाद में पता चले कि वो तो प्रोडक्ट चाहिए नहीं इसको, तो टाइम वेस्ट होगा एंड कॉस्ट, उस तरह फिर कॉस्ट भी वेस्ट होगी। ठीक है, तो MVP से क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी सेव होती है। बाय वैलिडेटिंग यूजर नीड्स अर्ली, क्योंकि यूजर इसमें बताएगा कि ये हमें जरूरत है या नहीं। ये एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे बताया गया है कि अ स्टार्टअप लॉन्चेस अ बेसिक फूड डिलीवरी ऐप दैट सपोर्ट्स ओनली, कि आपको एक फूड डिलीवरी ऐप चाहिए, लेकिन उस ऐप में कौन कौन से फीचर्स है, उस ऐप में अभी दो ही फीचर है, एक तो ऑर्डर करने का और दूसरा लोकेशन ट्रैक का, दो फीचर्स अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा, इफ यूजर लाइक्स द आइडिया, more features can be embedded like payments, reviews, offers are added later. अगर ये दो फीचर्स आपको लाइक करते हैं या आप कहते हैं कि मुझे चाहिए होगी, तो बाकी आप तीसरा फीचर, चौथा फीचर आप इजीली इसमें ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ MVP. Question number 4, part A. Define null hypothesis and alternative hypothesis in the given context. Null hypothesis, that is H0, the new study technique has no significant effect on student performance. Means students using the technique perform the same as students who do not use it.
जो इसको यूज करते हैं और जो इसको यूज नहीं करते वो सेम है इसमें। नल हाइपोथेसिस इसको कहते हैं H0। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 में इसमें सिग्निफिकेंट चेंज आती है, वो बेटर होती है एज कंपेयर टू H0 के। द न्यू स्टडी टेक्निक इंप्रूव्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस। Students using the technique score higher than those who do not. Explain the role of p-values in hypothesis testing. P-values में क्या होता है? A p-value measures the probability of getting the observed results if the null hypothesis is true. A p-value measures the probability of getting the observed results if the null hypothesis is true. P-values are used in hypothesis testing to help decide whether to reject the null hypothesis or not. The smaller the p-value, the more likely you are to reject the null hypothesis. A low p-value less than 0.05 indicate strong evidence against the null hypothesis and supports the alternative hypothesis. Question number 4C, communicate your findings using data visual. Using data visuals, आप data visuals कैसे show करवा सकते हैं? Students can present the results. कैसे student अपने result को show कर सकते हैं? By using the bar chart, pie chart to compare average test scores. Line graph to show improvement over time. By using line graph, you can show that what improvement has done by the passing of the time. And third one is pie charts to summarize performance categories. If you have categories, you want to get what is the summary of each category. These visuals help clearly show whether the new techniques improve performance or not. Question number 4, alternative question is that why are security method important for protecting data? Security method क्यों important होती है डेटा की प्रोटेक्शन के लिए? Security method protect data by preventing unauthorized access and identity theft. Number 1. Number 2, ensuring confidentiality, integrity and availability of information. यानी कि ये उस चीज की आपको गारंटी दे कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा लीकेज नहीं करेगा. इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. इंटेग्रिटी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. एंड अवेलेबिलिटी, और अवेलेबल आपके लिए अवेलेबल भी होगा, लाइक दैट. नेक्स्ट alternative question part is explain the role of 2FA, biometrics and cryptography. Two-factor authentication. Two-factor authentication adds an extra layer of protection by requiring two independent verification steps, a password and a second factor such as an SMS code or authenticator app. तो 2FA जो एप्लीकेशन होती है, इससे आपकी एक और सिक्योर लेयर हो जाती है. आप ऑथेंटिकेशन मोबाइल फोन के थ्रू भी करवा सकते हैं और कोई ऑथेंटिकेटर ऐप भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, जब वो आप किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे तो वो आपको ऑथेंटिकेटर ऐप भी एक नंबर डिस्प्ले कर रही होगी, वो आप नंबर उस वक्त टाइप करेंगे. अगर वो मैच करेगा तो वो ओपन कर देगी, अगर वो मैच नहीं करेगा तो वो ओपन नहीं करेगी. तो इस तरह आपके पास एक और सिक्योर लेयर आ जाती है. एंड हाउ इट प्रिवेंट्स आइडेंटिटी थेफ्ट्स. इवन इफ अ पासवर्ड इज स्टोलन. अगर आपका पासवर्ड किसी के पास चला भी जाएगा तो वो उस एप्लीकेशन को अगर वो ओपन भी करता है तो आपसे वो सेकंड डेटा, वो आपको सेकंड वार्निंग मैसेज और आपसे वो लेगा कि आपको ओटीपी जनरेट करेगा
कि आप टू वे ऑथेंटिकेशन आपने की हुई है, तो वो टोकन नंबर वो आपको वो सेंड करेगा। अगर टोकन नंबर आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर पासवर्ड किसी के पास चला भी गया तो उसके पास टोकन तो नहीं होगा, तो उसको ओपन नहीं कर सकेगा। Even if a password is stolen, the attacker cannot log in without the second authentication factor. इससे क्या होगा? Provide stronger defense against phishing and brute force attack. तो ये इन अटैक्स के खिलाफ ये सही काम करेगा। प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर डिफेंस होगा ये आपका। सेकंड पॉइंट इसमें है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आप बायोमेट्रिक वेरीफाई करें थ्रू फेस, थ्रू फिंगरप्रिंट्स। Biometric systems verify identity using unique physical traits such as fingerprints, facial patterns, or iris scan. How it prevents identity theft? और इसको कैसे आप बचा सकते हैं? Biometrics are extremely difficult to fake or steal, reducing unauthorized access. क्योंकि आपको पता है बायोमेट्रिक कभी किसी के सेम नहीं हो सकते, ठीक है, और ना ही ये फेक और चुराए जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? अनऑथोराइजेशन एक्सेस वो कम होगी, रिस्क कम होगा, रिड्यूसिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो इस तरह क्या होगा? प्रोवाइड्स मोर रिलायबल ऑथेंटिकेशन देन ट्रेडिशनल पासवर्ड्स। तो ये एक ज्यादा रिलायबल मेथड होगा। थर्ड पॉइंट इज अबाउट क्रिप्टोग्राफी। Cryptography protects data by converting it into unreadable encrypted form. ये एक ऐसी अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि आपको अगर पासवर्ड आपने सपोज 1 भी रखा हुआ तो 1 को भी वो इतने डिजिट में कर देगा, सपोज 128 कैरेक्टर्स में लॉन्ग कर देगा कि आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें मैंने लिखा क्या है, ठीक है। विच कैन ओनली बी डिकोड विद द करेक्ट की। अगर आपके पास करेक्ट की होगी तो वो तभी डिकोड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर सपोज मैंने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया, उसमें मैंने यूजर नेम और पासवर्ड लिखता हूं, तो जो पासवर्ड डेटाबेस में सेव होता है वो पासवर्ड ऐसा सेव होता है कि मुझे अगर मैंने पासवर्ड 1 2 3 भी रखा तो वहां पे कोई एक लॉन्ग सी स्ट्रिंग आ रही होगी, ठीक है। तो मुझे खुद भी नहीं पता होता कि मैं पासवर्ड 1 2 3 को इसने क्या बना दिया है, ठीक है। एंड हाउ इट प्रिवेंट्स आइडेंटिटी थेफ्ट, ensure sensitive information like passwords, facial, financial data remains secure even if intercepted. Next point is that protect stored and transmitted data from tampering or spying. उनसे ये महफूज कर रखती है। जो स्पाई होती है और डेटा को टेम्पर करने से ये महफूज करती है। क्रिप्टोग्राफी। Question number 5A. Why IoT is important for smart cities or smart agriculture in Pakistan? Point number 1 is real-time monitoring. IoT devices collect real-time data about water levels, soil moisture, traffic, and air quality. This helps authorities and farmers make quick and accurate decisions. आपको पता है कि ये आजकल रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम इतनी आ चुकी है कि वो जदीद तरीन मशीनरीज जस्ट दे कैन गेट द data from there, and after this they are taking the decision. They are performing opening walls and many things others are there. For example, if you will take an example of coffee shop, if you will put a cup under the machines, once it will full it will automatically close, okay. Another example of just like AC room temperature is there, once room temperature will reach that point it will automatically close or switch on or switch off. Second point is that efficient resource management. बहुत अच्छा पॉइंट ये एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइजेशन की जा रही। कैसे? IoT help reduce wastage by automatically controlling water usage, electricity and fertilizers. This improve productivity and reduce operational costs. Everything is very clear.
दिस इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपको ज्यादा आउटपुट मिलती है, एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, और आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस की जाती है। थर्ड पॉइंट इज दैट automation and smart decision making. IoT systems use sensor and automated control to optimize irrigation, control street lights, and detect system faults. This leads to improved efficiency, safety, and sustainability in cities and farms. ये बिल्कुल सही है। ऑटोमेशन एंड स्मार्ट डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं और ऑटोमेटेड कंट्रोल करते हैं, जिससे ऑप्टिमाइज इरिगेशन होती है, जिसके आपका फालतू का जो वाटर होता है वो वेस्टेज नहीं होता। कंट्रोल स्ट्रीट लाइट होती है, लाइट आपकी वेस्टेज नहीं होती, जस्ट व्हेन you need the light then it will be open automatically, and detect system faults, और वो system faults detect करते हैं। This leads to improved efficiency, इससे क्या होता है आपकी efficiency improve होती है, आउटपुट आपको ज्यादा मिलती है, safety and sustainability in cities and farms. Question 5b, give two suggestions for how a blockchains based system could improve security in Pakistan. Blockchain based system कैसे security improve करती है पाकिस्तान, आप उसके लिए suggestions देखो। Number one is tamper-proof records. Blockchain stores data in immutable blocks. This prevents fraud, data manipulation, and unauthorized changes in government or financial system. ये इसके थ्रू कैसे क्या होता है, इम्यूटेबल ब्लॉक्स बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, किसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है कोई भी फ्रॉड, डेटा मैनिपुलेशन, डेटे में कोई चेंज लेके आना, एंड अनऑथोराइज चेंजेस, कोई भी उसमें कोई चेंज कर देना, वो पॉसिबल नहीं होता। सेकंड पॉइंट इसमें सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शंस. Blockchain enables secure and transparent online payment system. This reduces cybercrime and increases public trust in digital services. और इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट बहुत सिक्योर होती है इसकी, ब्लॉकचेन्स की, इससे क्या होता है साइबर क्राइम्स रिड्यूस किए जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और आपका इत्मीनान ज्यादा बढ़ता है। इस पे आप इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन इज, alternative question is, two methods to evaluate credibility of online sources. Evaluating credibility of online sources, check author credential. Students should verify the author's expertise, institution, and publication history. This ensures that the information is reliable and not misleading. आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑथर्स की क्रेडेंशियल चेक करनी चाहिए, जिससे क्या होगा ऑथर्स की एक्सपर्टीज आप देखेंगे, इंस्टीट्यूशन देखेंगे और पब्लिकेशन हिस्ट्री देखेंगे। तो इससे क्या होगा, दिस एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड नॉट मिसलीडिंग। Second point is about cross verification. Compare the information with multiple trusted websites. If facts match, the source is more credible. आपको डिफरेंट फैक्ट से उसकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। अगर तमाम वेबसाइट उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शो करती है या ऑलमोस्ट सेम शो करती है, तो देन यू कैन थिंक दैट दैट इज क्रेडिबल। Question 5b part is significance of two digital platforms for presenting interactive findings. तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, गूगल स्लाइड्स यूज कर सकते हैं। अलो एडिंग चार्ट्स, आप चार्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। एनिमेशंस, वीडियोस दैट मेक रिसर्च फाइंडिंग विजुअली क्लियर एंड एंगेजिंग। आपकी जो भी फाइंडिंग्स होगी, जो भी आपने रिसर्च की हुई है, जो भी आपने रिसर्च गैप को फुलफिल किया हुआ है और उसका रिजल्ट शो करना चाहते हैं, तो यू कैन हेल्प दीज टाइप ऑफ थिंग्स like charts, animation, and videos. And second point is the Google Slides supports real-time collaboration and easy sharing.
Students can present interactive content using embedded visual and links. Question number 5, alternative part C. Why is it important to verify information before including it in research? This is very, very important. You must verify that this information is correct or you are getting from authenticated resources. Verifying information ensures that the research is based on accurate, trustworthy, and unbiased data. This helps avoid spreading false claims and improve the overall quality of the study. You must see that from where you are getting the information. You are getting information from Google, from journals, or some good journals. You should get the information. Most of the information you must get from the articles. You should read the latest article. You can go to Google search and you can find lot of articles are there that is related to your study. Question number 6, design a vehicle management system using OOP, object-oriented programming. In Python, create a vehicle class. You will create a class with the name of vehicle with attributes, and these 4 should be attribute: type, brand, model, and mileage. 4 should be attribute, mean variables should be there. And we implement a constructor. You will design a constructor to initialize these attributes. You will design a constructor. You know that constructor is the name of the method that having the same name as name of the class. Then we can say this is the constructor. And constructor have special ability. When you will create a constructor of any class, that constructor method is executed automatically without calling. To initialize these attributes, also they add methods to update mileage and display the details. Create 2 vehicle objects. You have to create 2 objects, update their mileage and display their details. Yes, students, you can see that here class name is vehicle. This is the class name. Class name is vehicle. Okay. And you are going to be define a constructor to initialize attribute. Def is used to define a function, define a method. Underscore init underscore self and v type. This is the first attribute. This is the second attribute: brand, model, and mileage. Okay, you can write self dot v type. Why we have written self? Because we want to use the this variable of this class. जावा में हम this यूज करते हैं, जबकि इसमें हम पाइथन में हम सेल्फ यूज करते हैं. हम चाहते हैं कि इस क्लास का जो v अंडरस्कोर टाइप वेरिएबल है वो कौन सी वैल्यू ले ले, वो v अंडरस्कोर टाइप वैल्यू ले गेट कर ले. सेम वे आई एम राइटिंग सेल्फ डॉट ब्रांड कि इस क्लास का जो ब्रांड वेरिएबल है, ब्रांड एट्रीब्यूट है, that will get value from brand. ओके, ये जो टाइप है ना, वी टाइप हो गया, ब्रांड एंड मॉडल एंड माइलेज, दीज आर द यू कैन से आर्गुमेंट्स हैं जो कि वैल्यू रिसीव करेंगे. ठीक है, आप इनके नेम डिफरेंट भी रख सकते हैं. जैसे मैंने वी टी रख लिया, ब्रांड रख लिया, BRND रख दिया. ठीक है, मॉडल रख लिया. ठीक है, माइलेज रख लिया, M रख लिया. ठीक है, अब देखिए क्योंकि सेम नेम, इधर भी मैं मॉडल यूज कर रहा हूं, इधर भी मैं मॉडल यूज कर रहा हूं, तो वो किस मॉडल को वैल्यू देगा. ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि सेल्फ डॉट मॉडल, इसका मतलब ये है कि ये इस क्लास का जो है ना एट्रीब्यूट मॉडल, उसको वैल्यू आपने असाइन करनी है. ये मॉडल उसका है, कहां से लेगा, ये उसके फंक्शन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उनकी वैल्यू है, यानी फंक्शंस वेरिएबल से. ठीक है, इसी तरीके से मैंने चारों वैल्यू इनको असाइन कर दी. इसके बाद क्या किया, इसके बाद अपडेट मेथड किया. अपडेट मेथड में किसको अपडेट कर रहा हूं, ये देखिए, डिफाइन अपडेट अंडरस्कोर माइलेज.
ये एक दूसरा मेथड है जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, और इसमें न्यू माइलेज, ठीक है, न्यू माइलेज की वैल्यू किसको मिल जाएगी, सेल्फ डॉट माइलेज के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या शो किया गया, यहां पे मैं मेथड यूज कर रहा हूं डिस्प्ले अंडरस्कोर डिटेल। तो यहाँ पे डिटेल शो की गई, 3 मेथड, कितने मेथड बनाए हमने, एक मेथड ये था जो कि कंस्ट्रक्टर था, एक मेथड ये है जो कि जिसमें माइलेज को अपडेट किया जाता है, और तीसरा मेथड इसमें डिस्प्ले डिटेल, इसमें डिटेल को शो किया गया। ये व्हीकल टाइप ये एज इट इज प्रिंट करेगा, कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, सेल्फ डॉट व्हीकल अंडरस्कोर टाइप ब्रांड मॉडल माइलेज, ये ऐसे शो कर देगा, ठीक है। ये क्लास होगी, यहां से लेके यहां तक आपकी क्लास होगी। मैं आपको यहाँ पे विंडोज और उसके ना लाइन नंबर भी शो करवाता हूँ, ठीक है। यानी कि लाइन नंबर 21 तक आपकी क्लास डिफाइन होगी। इसके बाद जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा फ्रॉम लाइन नंबर 26 से, ठीक है। यहाँ पे क्या V1, ठीक है, V1 के पास V1 एक इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, create two vehicle objects, update mileage and display that total, okay। vehicle object बनेगा, V आपने क्या लिखा, vehicle, जस्ट आपने क्या लिखा, कंस्ट्रक्टर लिखा, ठीक है, क्लास का नाम लिखा, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा हुआ कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड दैट हैविंग द सेम नेम एज नेम ऑफ द क्लास vehicle, और इसमें कितने आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं, आप पास कर रहे कार को, टोयोटा को, क्रोला को और 5 को, यानी कार जो फर्स्ट कार होगा ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा टाइप के पास। ब्रांड के पास क्या आएगा, ब्रांड के पास जाएगा टोयोटा। क्रोला, क्रोला इज रिसीव्ड बाय वेरिएबल मॉडल एंड 15.5 इज रिसीव्ड बाय माइलेज 4। ये इसको हम कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे और कंस्ट्रक्टर उसके वेरिएबल को ये वैल्यू दे देगा। तो अब देखिए V1 के पास क्या आ जाएगा, व्हीकल, कार, टोयोटा, क्रोला, ये आ गया। और V2 के पास क्या आ जाएगा, व्हीकल, बाइक, होंडा, लाइक दिस वन। ये मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए, V1 V2। इसके बाद V1 को मैं अपडेट माइलेज कर रहा हूं, क्योंकि अपडेट माइलेज भी मेरे पास एक मेथड है जिसमें हम माइलेज को अपडेट कर सकते हैं। माइलेज मैंने क्या कहा, V1 जो होगा, V1 इसके साथ इन एट्रीब्यूट के साथ वो प्ले करेगा, जो कि 16.2 जो कि मैं अपडेट कर रहा हूं। V2 जो होगा वो किसको करेगा, वो माइलेज, इस वाले माइलेज को क्रिएट करेगा, क्योंकि मैं V2 के साथ उसको एक्सेस कर रहा हूं, V2 डॉट अपडेट 42.5। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, रन किया तो ये इसने आउटपुट शो की, क्या आउटपुट शो की, देखिए व्हीकल कार, व्हीकल टाइप क्या थी, इसकी टाइप कार थी, दूसरे की टाइप बाइक थी, ब्रांड इसका छोटा था, दूसरे का ब्रांड होंडा था, थर्ड मॉडल क्रोला था, और इसमें मॉडल CB150F, और माइलेज ये इसकी न्यू अपडेटेड माइलेज है, और ये भी इसकी न्यू अपडेटेड माइलेज के साथ इसने शो कर दिया, ठीक है। इसमें मैं डिटेल लेक्चर्स बनाऊंगा, अभी फिलहाल मैंने क्योंकि पेपर को सॉल्व किया हुआ, तो मैंने अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आई हैव गिवन यू आंसर, okay, and I understand, I hope you can understand. If you have any doubts you can ask me, I will give you lot of videos on object-oriented programming in Python. नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर जल्दी से एक बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपका क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो उससे रेलिवेंट मैंने एक आपको जस्ट आपको समझाने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ब्रेथ फर्स्ट में क्या देखेंगे, हम इसके ब्रेथ को देखते हैं, फर्स्ट लेवल वाइज हम देखते हैं, लेवल पूरे लेवल को चेक करते हैं, फिर हम नेक्स्ट बाय लेवल की तरफ मूव करते हैं। पहले हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके बाद हम इस वाले लेवल को देखेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम इस वाले लेवल को देखेंगे। तो ये क्या होगा, ब्रेथ फर्स्ट होगा। और इसमें देखें, अगर मैं पहले को लेवल को देखता हूं, पहले ए आएगा, फिर बी, सी आएगा, फिर डी, फिर ई, फिर जी आएगा, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको 1 by 1 शो करवाता हूं। यहाँ पे देखिए आइडिया ऑफ BFS, विजिट नोड लेवल बाय लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट। ये आपका रूट है, आपने रूट से स्टार्ट करने हैं, आपने पहले इस लेवल को देखना है रूट को, फिर आपने नेक्स्ट लेवल को पूरे को देखना है, फिर आपने इस लेवल को पूरे को देखना है, जो कि BFS में ऐसा होता है। यूज अ क्यू टू स्टोर नोड्स इन द ऑर्डर दे आर डिस्कवर्ड।
और क्या यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि बीएफएस क्या यूज करती है, क्यों यूज करती है। ठीक है, इसमें डेटा जैसे हम मूव करते हैं इसमें क्यू की तरह डेटा हम मूव करना होता है हमने। ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले हम उसको एग्जिट करेंगे। इस ऑर्डर में देखिए, बीएफएस ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले हमने ए को विजिट किया, हमने ए लिख दिया, फिर हमने बी को विजिट किया, बी लिख दिया, फिर हमने सी को विजिट किया, सी लिख दिया, फिर इसके बाद डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया और जी आ गया। ठीक है, एफ इसमें मिसिंग है, एफ इसमें मिसिंग है, जी आ जाएगा। यस, यहाँ पे मैं एफ लगा देता हूँ। ठीक है, यहां से मैं सपोज करता हूँ ये इसके साथ है और इसके साथ जो है वो एफ है, सपोज ये एफ लगाता हूँ और इसका लिंक मैं ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो डी ई एफ जी आ जाएगा इसमें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएफएस की, डेप्थ डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले डेप्थ में जाना पड़ता है हमें। ठीक है, पहले इसमें गया, फिर इसमें चला जाऊंगा, फिर इसकी तरफ, फिर इसकी तरफ चला जाऊंगा, अगर इससे और होगा तो उसकी तरफ चला जाएंगे, फिर और होगा तो हम उसकी तरफ मूव करते जाएंगे ऐसे डेप्थ में। ठीक है, तो इसमें क्या है, विजिट नोड बाय गोइंग एज डीप एज पॉसिबल अलोंग अ ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। इससे क्या होता है, टिपिकली इंप्लीमेंटेड विद द स्टैक, और इससे किस में इंप्लीमेंट करते हैं, स्टैक में। ठीक है, किस में इंप्लीमेंट करते हैं, स्टैक में। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि डीएफएस इज इंप्लीमेंटेड बाय क्यू और स्टैक, देन यू हैव टू गिव द आंसर क्यू, सॉरी स्टैक। ओके, डीएफएस इज स्टैक और बीएफएस विद क्यू, क्योंकि डेप्थ में होता है ना तो हम स्टैक में मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या करना होता है, ये एफ के साथ है। ठीक है, तो पहले हमने ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर डी लिखा, फिर हम बी के बाद आ जाएंगे स्टैक में, इसको निकाल के इधर हम मूव कर देंगे बी को, और इसका हमने चाइल्ड लिखा, ई लिख दिया, ई आ गया। फिर इसके बाद हम कहां पे चलेंगे, सी के पास, सी के पास चले गए, सी के पास एफ लिखा, एफ के बाद हमने जी लिखा। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, गो डाउन ब्रांच ए बी डी, देन बैक ट्रैक टू ई। After finishing B, subtree move to C and explore F and G. क्लियर हो गया। क्वेश्चन यहां पे हम देखते हैं, क्वेश्चन 6, सर्चिंग फॉर द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट यूज डेप्थ फर्स्ट सर्च DFS and BFS on the given hierarchy to find security department. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, हमने ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करेंगे, स्टार्ट एट द रूट, for example CEO, and follow one branch downward before backtracking. तो देन इसके लिए मैं कैसे मूव करूंगा, ये देखिए मेरे पास पेपर है, मैं क्या करूंगा, पहले इसको विजिट करूंगा, यहां से फिर इसको लिखूंगा, CTO को लिखूंगा, यहां से होके फिर मैं इसके पास चला जाऊंगा, फैंग के पास, और यहां पे फिर यहां से मैं डेवलपर्स के पास चला जाऊंगा, डेवलपर्स से वापस बैक आईटी के पास, यू कैन गो टू आईटी से होके फिर सिक्योरिटी के पास चला जाएगा। तो ये मैं नंबर वन ये था, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 सीईओ CTO, engineering department and developer IT and security. Now, so in this way you can write here, first you will write CEO to, then CTO, then engineering, then 4th develop, then 5 IT, and number 6 security. This is DFS. And if you want to go to BFS, I will show you. Now in BFS, first you will search this one. Okay. Second this one. Third this one. Fourth and last will be security. Then you are reaching this one. Mean number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Okay, means CEO, then CTO, then CFO, then engineering, then IT, then finance, then developer, then security. Okay, this is the way to reach the security. This is
BFS point of view, breadth first. Okay. Next one is search the security department using depth first search DFS and breadth first. Outline the sequence of node visits in the selected search method. I told you. Okay. Okay, student, if you have any difficulty in exam, please you can write me in comment, and after this I will prepare PBA. Okay, PBA given by the federal board, and after this I will give you some sample PBA, sample PBA and sample model question. Okay, and it will help you in your exam.